हेलो बच्चों, मैं विनय सर। और देश के हित में, बच्चों के हित में मैं ये एनडीए का ये 6 सितंबर को आने वाले एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करूंगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बताऊंगा। देखो बच्चों, इम्पोर्टेंट टॉपिक एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो जो बता रहा हूं, आपकी तैयारी तो मुझे उम्मीद है कि पूरी हो चुकी होगी, क्योंकि एग्जाम होने वाला है 6 को। तो आप सिर्फ इससे क्या होगा कि आज ये वीडियो देख करके आप मैक्सिमम रिवाइज कर लें। इस बेसिस पर रिवाइज करेंगे, आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा। तो सबसे पहले बच्चों, बिना टाइम गंवाए हम आपका लेंगे यूनिट एंड डायमेंशन, बीमा और मात्रक से। बच्चों इसमें सबसे पहले बात करते हैं, ये टॉपिक में दो क्वेश्चन, ध्यान देना बच्चों, दो क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अब उन दोनों क्वेश्चन में क्या क्या मिलेगा, सबसे पहले बात करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका यूनिट ऑफ लेंथ से रहेगा। यूनिट ऑफ लेंथ, ध्यान से समझना बच्चे, यूनिट ऑफ लेंथ का क्वेश्चन रहेगा। सबसे पहले आप समझेंगे यूनिट ऑफ लेंथ का क्वेश्चन में दो तरह के सवाल आएंगे बच्चों। एक तो ऐसा आ सकता है कि जैसे आपको पहले से बता दिया गया है कि सबसे बड़ा जो यूनिट है वो पारसेक है, ठीक है बच्चों। फिर लाइट ईयर होता है, प्रकाश वर्ष। फिर एस्ट्रोनॉमिकल, खगोलीय मात्रक होता है। तो दूरी का सबसे बड़ा यूनिट पारसेक याद करिए। फिर एल वाई मतलब प्रकाश वर्ष भी दूरी का मात्रक है, ये बहुत बार क्वेश्चन आया है। और उसके बाद एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, खगोलीय मात्रक इसको बोलते हैं बच्चों, खगोलीय मात्रक, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। क्लियर हो गई बात बच्चों। तो पारसेक, प्रकाश वर्ष, खगोलीय मात्रक, इसका रिलेशन क्या है मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि एस्ट्रोनॉमिकल सबसे छोटा होता है, फिर लाइट ईयर और फिर पारसेक। एक तो ये रिलेशन। दूसरा बच्चों आपको ये दिमाग में रखना है, दूसरा बात आता है सेंटीमीटर, मिलीमीटर, एंगस्ट्रॉम एंड माइक्रान। ये पूरे रिलेशन आप दिमाग में रख करके जाना, प्रैक्टिस करके जाना बच्चों। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, आपको पता होगा कि 1 मीटर में बच्चों 10⁻⁻10 एंगस्ट्रॉम होता है। बोलो पता है कि नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए 1 मिलीमीटर में, ध्यान से समझना, तो 10⁻13 एंगस्ट्राम हो जाएगा बच्चों 1 मिलीमीटर में। ऐसे माइक्रान को एंगस्ट्राम में, एंगस्ट्राम को माइक्रान में। तो क्या प्रैक्टिस करके जाना है, कैसे प्रैक्टिस करके जाना है, सेंटीमीटर को मीटर में। और आजकल का एक बात मैं और आपको बता दूं, बिल्कुल आपका टाइम नहीं लूंगा, मुझे बहुत सारी चीजें आपको इसमें सिखानी है। और आप बिल्कुल आज ये वीडियो देखिए और प्रैक्टिस करके एनडीए के एग्जाम में जाइए, ठीक है बच्चों। प्रैक्टिस करके आप एनडीए के एग्जाम में जाएंगे। तो यहां पर बात हम लोग क्या करने वाले हैं, सभी बच्चे सुनेंगे। देखो जैसे इस तरह का नैनोमीटर, बच्चों ध्यान से समझना, नैनोमीटर होता है 10⁻⁹मीटर। तो नैनोमीटर और एंगस्ट्रॉम के रिलेशन क्या होते हैं, जल्दी जल्दी मैं बता रहा हूं, क्योंकि मुझे पूरे फिजिक्स का आपको देना है। तो 1 एंगस्ट्रॉम आपको क्या मिला है, 10⁻⁻10 मीटर बच्चों। तो यहां से आपको पता है कि एंगस्ट्रॉम छोटा होता है, तो 1 नैनोमीटर हो गया 10 एंगस्ट्रॉम। एक रिलेशन ये भी दिमाग में आप रखेंगे, 1 नैनोमीटर। तो इस तरह से सेंटीमीटर, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं आएगा बच्चों। मैं आपको पूरी तरह बात बता दे रहा हूं। सेंटीमीटर, मिलीमीटर, एंगस्ट्रॉम, माइक्रान, और इनका परस्पर रिलेशन आज ही अभ्यास करके जाओ। इसमें से क्या, कैसे, क्या तुम बच्चे नहीं हो भाई, ब्लू नहीं हो एकदम, क्या ख्याल है। तो एक चीज तो ये पक्का कर लिया, ये बात हो गई यूनिट की। अब हम लोग बात करते हैं, दूसरा लेते हैं डायमेंशन, वीमा से संबंधित बातें। मैं बच्चों में आपसे 5-6 वीमाएं लिखता हूं, जिसमें बहुत जरूरी है, फंस सकता है आपका। पहले तो डायमेंशन लेस की बात हम लोग करेंगे। डायमेंशन लेस में दो तरह के सवाल आएंगे, दो चीजें पूछी जा सकती हैं। एक हो सकता है पहला कॉफिशिएंट, कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण गुणांक की बात पूछी जा सकती है बच्चों आपसे। कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण गुणांक। ओम 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 ओम। कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की बात हम अब मतलब एग्जामिनर पेपर में आ सकता है आपके। दूसरा घर्षण गुणांक। तीसरा जो मतलब बात चल रही है किस पे, डायमेंशन लेस की बात चल रही है, जो डायमेंशन लेस होते हैं उनमें क्या क्या आ सकता है। तो घर्षण गुणांक पूछ सकता है, दूसरा पूछ सकता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव
इंडेक्स। ठीक है बच्चों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब आप लोग समझते हैं अपवर्तनांक, इसके बारे में पूछ सकता है। और फिर क्या पूछ सकता है, तीसरा आप समझिए, तीसरा आपसे क्या पूछ सकता है, अपवर्तनांक के अलावा क्या पूछ सकता है बच्चों, ध्यान से समझिए। इसके अलावा पावर, ये बिल्कुल नया मसाला मैं आपको दे रहा हूं। पावर का मतलब आप समझ रहे हैं, लेंस का क्षमता, लेंस की क्षमता। ठीक है, पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस बच्चों ध्यान से समझना, पावर ऑफ लेंस। भले ही आप पढ़े हैं P बराबर 1/f, लेकिन ध्यान से समझना कि यहां पर P जो होता है, मतलब ये P इज डायमेंशनलेस। बच्चे ध्यान से समझ लेंगे, P इज डायमेंशनलेस। पावर क्या है, डायमेंशनलेस है। तो तीन हमने डायमेंशनलेस पर बात किया, एक दो डायमेंशनलेस आप और पढ़ करके जाइएगा। ठीक है, मैं आपको गाइड कर रहा हूं बच्चों, फुली गाइड कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आप 25 टारगेट है आपका, तो आप 20 करके आइए, 25 में 20 ये टारगेट करके मैं आपको भेजना चाहता हूं। तो बच्चों ये बात समझ में आपको आ गई होगी कि आप लोग क्या क्या पढ़ करके जाएं। ठीक है बच्चों, डायमेंशनलेस, कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, पावर, इन चीजों को पढ़ के जाना है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट बात करेंगे बच्चों आपको लेकर के, डायमेंशन लेस हो गया। अब क्या है, डायमेंशन में और क्या क्या आपसे पूछ सकता है, देखो डायमेंशन ऑफ, सबसे जरूरी बात ध्यान से समझना, एक तो प्रेशर समझ के जाना, प्रेशर का निकाल लेना, आप लोग जानते हो प्रेशर का M L-1 डायमेंशन याद नहीं करते, फार्मूला से निकालते हैं प्रेशर। फिर पावर माने शक्ति, वो देखो लेंस का पावर अलग है, ये पावर अलग है, पावर का मतलब ये शक्ति, कंफ्यूजन में मत पड़ना, वहां पे लेंस शब्द यूज किया जाएगा। तो शक्ति को क्या लिखोगे, W/T ML2T-3, सॉल्व करने पर ये डायमेंशन आ जाएगा। तो जो मुख्य मुख्य है मैं बता दे रहा हूं। इसके बाद बच्चों जैसे ग्रेडियंट वाले डायमेंशन याद करके जाना, वेलोसिटी ग्रेडियंट, प्रेशर ग्रेडियंट, दाब प्रवणता, वेग प्रवणता, इस तरह के डायमेंशन आप याद करके जानेंगे। उसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा, ध्यान से सुनना, एक दो इंपॉर्टेंट मैं बताता हूं, जैसे एंगुलर मोमेंटम बच्चों, नेक्स्ट आपको बता दूं, पहला, दूसरा, तीसरा। तीसरा आपका क्या है बच्चों, एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, कोणीय संवेग का डायमेंशन आपसे पूछ सकता है, कोणीय संवेग। ठीक है बच्चों, कोणीय संवेग को का डायमेंशन आप लिखेंगे ML2T-1। और इसका जो डायमेंशन है, कभी कभी बराबर भी पूछ सकता है कि इसका डायमेंशन किसके बराबर होता है, तो इसका भी डायमेंशन बराबर होता है प्लांक कांस्टेंट। बच्चों ध्यान से समझना, प्लांक्स कांस्टेंट, प्लांक कांस्टेंट का डायमेंशन ML2T-1 होता है। तो दोनों के डायमेंशन सेम होते हैं। बात मैं आपसे कर रहा था डायमेंशन में, एक दो इंपॉर्टेंट में और आपको बताना चाहूंगा, खूब आप ध्यान से सुनते रहिए वीडियो। इंपॉर्टेंट MCQ फॉर NDA 2020। अब बात चल रही है बच्चों, ये एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल होता है। फिर बच्चों इस तरह का आता है जैसे LC का डायमेंशन, डायमेंशन ऑफ LC। L का मतलब आप समझते हैं इंडक्टेंस होता है, प्रेरकत्व होता है, C कैपेसिटी, क्लियर है, धारिता, C आपकी धारिता है। जैसे आपने पढ़ा होगा F बराबर 2π√LC। ठीक है बच्चों, तो यहां से LC की वैल्यू अगर आप निकालना चाहोगे 4π² 1/f²। बोलो सही बात है ना, LC करोगे तो f² आ जाएगा, इसको T-2 हो जाएगा, यहां पर ऊपर लेंगे तो T2 पावर आ जाएगा। तो डायमेंशन ऑफ LC आपको मिल गया होगा, T इसका -1 होता है, ऊपर लेंगे T-2, क्लियर हो गया। तो एक बात और इसमें मैं आपको बताऊंगा, LC, LR, L/C, इस तरह के जो डायमेंशन है बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों, उनको आप जरूर पढ़ करके जाइए। एक इसमें मैं और आपको निकाल करके दे देता हूं, जैसे आपने पढ़ा होगा
ई होता है एल आई डी आई बाई डी टी, आपने पढ़ा होगा। वोल्टेज इंड्यूस्ड वोल्टेज, प्रेरित विद्युत वाहक बल, ई बराबर माइनस एल डी आई बाई डी टी। तो ई इज इक्वल टू, यहां से सुनेंगे आप, ई को बच्चों यहां डी आई इधर ले जाइए तो ई अपान डी आई हो जाएगा। मॉडुलस वैल्यू ले लीजिए, माइनस मत लिखिए। तो यहां इसको बच्चों आर कहेंगे, एल अपान डी टी। तो क्या मिलने वाला है बोलो, एल बाई आर इज इक्वल टू डी टी मिलेगा। तो यहाँ इसका डायमेंशन आपसे पूछा जाता है, जो मैंने सर्कल में बनाया है, डायमेंशन ऑफ एल बाई आर इज इक्वल टू टाइम के डायमेंशन के बराबर। इस तरह के आप रिलेटेड डायमेंशन आप पढ़ लीजिए, एल सी, एल आर, एल बाई आर, इस तरह के डायमेंशन महत्वपूर्ण हैं। तो डायमेंशन में चर्चा समाप्त होती है बच्चों। डायमेंशन में जो जो बातें आपसे एनडीए पूछ सकता है मैक्सिमम मैंने बताया है आपको। क्लियर बच्चों? तो ये अभियान चल रहा है, मैं कोने में लिख देता हूं 20/20 एनडीए 2020, ये हमारा टारगेट है, इसलिए मैं ऐसा बता रहा हूं आपको बच्चों। तो ये बात आपको क्लियर हो गई बच्चों, ठीक से समझ में आ गया लाला? बोलो, अच्छे से समझ में आ गया होगा, डायमेंशन की बात समझ में आ गई होगी। क्लियर? अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यूनिट एंड डायमेंशन के बाद जस्ट स्टार्ट करते हैं, दूसरा टॉपिक लेते हैं, मोशन इन वन डायमेंशन। इसमें क्या सवाल आ सकता है बच्चों, कैसा सवाल पूछा जा सकता है मोशन इन वन डायमेंशन में? एक तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, पहला आप इस पर पढ़ के जाइए, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, एक कंसेप्ट इस पर पढ़ करके जाइए। ठीक है बच्चों? जैसे मैं एक एग्जांपल इस पर दे देता हूं आपको, ये सर्कल का ही सवाल इस पे ज्यादातर बनता है बच्चों। यहां पर मान लो इसका रेडियस आर है, फाइंड रेशियो फॉर डिस्टेंस, फाइंड रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट फॉर हाफ साइकिल, फाइंड द रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट फॉर हाफ साइकिल। तो ये बच्चों मैं आपको बिल्कुल बिना समय गंवाए पूरी फिजिक्स पढ़ाऊंगा आपको बच्चों, ध्यान से समझना। तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में किस तरह का सवाल महत्वपूर्ण है, यहां पर आप देख सकते हैं, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट किसके लिए पूछ रहे हैं बच्चों, हाफ साइकिल की बात चल रही है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट फॉर हाफ साइकिल। तो डिस्टेंस का, अगर हाफ साइकिल का डिस्टेंस निकालोगे बच्चों तो पाई आर आएगा यहां से हाफ साइकिल का, और डिस्प्लेसमेंट सभी को पता है 2r आएगा। क्लियर? तो पाई बाई 2 ये आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, मोशन इन 1D पर बात चल रही है, बिल्कुल आप भूलेंगे नहीं। और यहां पर मैं मोशन इन 1D में दूसरा टॉपिक लेता हूं जो आपसे पूछ सकते हैं मैक्सिमम बच्चों, ध्यान से समझना। एक तो स्लोप वगैरह पढ़ के जाना बच्चों, वेलोसिटी टाइम का स्लोप क्या देता है, डिस्टेंस टाइम का क्या देता है, ये स्लोप जरूर पढ़ करके जाना। मैं सच बता रहा हूं, आप ये थोड़ा रिवाइज कर लीजिएगा। दूसरी बात मैं इसमें बताना चाहूंगा, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी जो आपसे पूछ सकते हैं, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, ये आपसे पूछा जा सकता है सवाल। अब इसमें बच्चों दो तो कौन कौन सा सवाल पूछा जा सकता है मैं आपको बता दूं। देखो, पहला मैं आपको बताना चाहूंगा एवरेज स्पीड, एवरेज तो समझते औसत चाल, औसत वेग, एवरेज स्पीड फॉर इक्वल टाइम। अगर टाइम सेम लग रहा हो, जैसे यहां से आप गए, स्पीड v1 है, यहाँ की स्पीड v2 है, और टाइम सेम लग रहा है, तो एवरेज स्पीड बच्चों v1 प्लस v2 बाई 2, ये एरिथमेटिक मीन, अर्थात एरिथमेटिक मीन समझते होंगे आप, समांतर माध्य के बराबर होता है। तो ये जब टाइम सेम लगता है तो ये पढ़ना चाहिए बच्चों। तो एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी पर बात चल रही है। दूसरा, तीसरा आपसे इसमें पूछ क्या सकते हैं, जैसे
एवरेज स्पीड फॉर इक्वल टाइम। दूसरा इसमें क्या पूछ सकते हैं आपसे, एवरेज स्पीड फॉर इक्वल डिस्टेंस, एवरेज स्पीड फॉर इक्वल डिस्टेंस। तो एवरेज स्पीड फॉर इक्वल डिस्टेंस के लिए आपसे क्या पूछ सकते हैं, अगर मान लीजिए वेलोसिटी v1 हो, डिस्टेंस यस हो, वेलोसिटी v2 है, डिस्टेंस यस है, देन आपसे पूछ सकते हैं एवरेज स्पीड की वैल्यू आप जानते होंगे 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2। ठीक है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताया, बात क्लियर हो गई। अच्छा, तो अब ये बात समझिए ध्यान से, इस पर बच्चों एक एग्जाम्पल मैं लेना चाहता हूं, इस पर मैं एक एग्जाम्पल लूंगा आपके लिए, बेहतरीन एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगा आपको एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी पर। ओम 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 ओम। देखो बच्चों, ये कोई स्टूडेंट है, ये 40 km से जाता है, मान लो अपने स्कूल गया, और फिर 60 km से भी वापस आ गया। तो आपको पूछ रहा है पहला क्वेश्चन एवरेज स्पीड, दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है बच्चों एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, क्या क्या कैसे आ सकता है, मैं बिल्कुल बांधने की कोशिश कर रहा हूं क्वेश्चन को। तो एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे बच्चों, स्टूडेंट गया और आया, देखो जाने का आने का डिस्टेंस सेम है, तो तुरंत एवरेज वेलोसिटी लगाओगे 2v1v2 अपान v1 प्लस v2, वैल्यू पुट करोगे, आंसर आ जाएगा 48 km पर आवर। ये एवरेज स्पीड हो गई। एवरेज वेलोसिटी बच्चों जीरो मिलेगी आपको, ये वेलोसिटी देखो मैंने वेक्टर बना दिया है, तो एवरेज वेलोसिटी आपको जीरो मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि आप बच्चा गया फिर वापस आ गया, कम बैक कर गया। क्लियर बच्चों? तो ये बात किस पर खत्म करते हैं हम लोग, मोशन इन 1D पर जो मुख्यतः बातें पूछी जा रही थी जा सकती हैं, स्लोप पर भी मैंने बता दिया, और क्या क्या पूछा जा सकता है वो सभी चर्चाएं मैंने आपके सामने कर दी हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर बात हो गई, चमक गया बेटा। फिर आगे मैं बात करूंगा, इसी में देखो, इसी में वेक्टर शामिल है, सब कुछ ऑल आप कुछ एवरीथिंग इसी में शामिल है। फिर मैं आपको बताना चाहूंगा, चलो बात करते हैं, पहुंच गए हम लोग कहां बेटे, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, यहां पर पहुंच गए। कौन कौन से चैप्टर महत्वपूर्ण है, केवल महत्वपूर्ण चैप्टर पे बात हो रही है बच्चों, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर बात हो रही है। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में बच्चों सबसे पहले मैं आपसे बता दूंगा, आपको ये पढ़ के जाना है कांटेक्ट फोर्स, कांटेक्ट मतलब टाइप ऑफ फोर्स जरूर पढ़ के जाइए, टाइप ऑफ फोर्स बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों ये क्वेश्चन। टाइप ऑफ फोर्स में जैसे कांटेक्ट फोर्स, फिर नॉन कांटेक्ट फोर्स, टाइप ऑफ फोर्स पढ़ना है बेटे। फिर क्या हो जू, फिर होता है कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, कांटेक्ट फोर्स ये आपका है संपर्क बल, ये है असंपर्क बल। क्लियर? कंजर्वेटिव फोर्स क्या है बच्चों, संरक्षी बल, और ये क्या है, असंरक्षी बल। ये पढ़ करके आपको जाना है। टाइप्स ऑफ फोर्स में 4 टाइप पढ़ के जाइए बच्चों। कांटेक्ट फोर्स क्या होता है, जो छू करके फोर्स लगे वो कांटेक्ट फोर्स होता है, जैसे फ्रिक्शन फोर्स कांटेक्ट फोर्स है, ध्यान से समझना।
फ्रिक्शन फोर्स छू करके ही लगेगा, ऐसे बाहर से दूर से नहीं लगता। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है तुम्हारा, ग्रेविटेशनल जैसे यहाँ पे कांटेक्ट फोर्स में मैं आपको बता दूं, फ्रिक्शन मतलब घर्षण बल, फ्रिक्शन फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, ये सब कांस्टेंट मतलब कांटेक्ट फोर्स है। क्लियर हो गया, जो छू के लगे। पुश फोर्स, पुश फोर्स, पुश माने धक्का दे करके जो बल लगता है, धक्का दे के लगाना तो छू लिया, छू करके जो फोर्स लगता है, समझ में आ गया। नॉन कांटेक्ट फोर्स क्या है बच्चों, नॉन कांटेक्ट फोर्स होता है जो टच न करना पड़े, जिसमें लाइक ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, दो बॉडी देखो दूर दूर होते हैं फिर भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग जाता है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स और क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स, विद्युत बल, मैग्नेटिक फोर्स जो चुंबक के बीच में लगता है, ये सब बच्चों हो गए नॉन कांटेक्ट। फिर बात आती है कंजर्वेटिव फोर्स क्या है, वन राउंड ट्रिप में वर्क जीरो होता है, डेफिनेशन यहां नहीं बताऊंगा, टाइम कम है। तो कंजर्वेटिव में जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव होता है, टेंशन भी कंजर्वेटिव होता है, स्प्रिंग फोर्स भी कंजर्वेटिव होता है, ये सब कंजर्वेटिव फोर्स हैं बेटे। क्लियर, इलेक्ट्रिक फोर्स को भी कंजर्वेटिव मान सकते हो। अब आता है नॉन कंजर्वेटिव, मतलब असंरक्षी बल कौन कौन सा है बेटा, असंरक्षी बल कौन कौन सा है उसको समझ लो। असंरक्षी में जैसे फ्रिक्शन, फ्रिक्शन और विस्कस माने श्यान बल, विस्कस माने श्यान बल, और फ्रिक्शन का मतलब घर्षण बल। बताओ चमक रहा है कि नहीं चमक रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, पुश फोर्स, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। बोलो बेटा, याद करके जाना। अब जैसे आ गया ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव भी है, नॉन कांटेक्ट, देख लो नॉन कांटेक्ट भी है ग्रेविटे, ये दिमाग लगा लोगे तो तुमको समझ में आ जाएगा कि कौन कौन कांटेक्ट होने पे लगता है, कौन कौन कांटेक्ट होने पे नहीं लगता है, मतलब बेस्ड ऑन योर थिंकिंग आप अपना सोच समझ करके इसका सही आंसर दे सकते हैं। क्लियर हो गई बात बेटो, तो टाइप ऑफ फोर्स जरूर पढ़ करके जाइए न्यूटन्स लॉ में, बिल्कुल बहुत ही जरूरी है टाइप्स ऑफ फोर्स। दूसरा वेट पढ़ करके जाइएगा बेटे, वेट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेट एंड मास, समथिंग समथिंग, इस तरह से बहुत ही जरूरी है, व्हाट इज द वेट, डिफरेंस बिटवीन वेट एंड मास। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, न्यूटन्स लॉ पे चर्चा चल रही है बेटे, ये न्यूटन्स लॉ पे चर्चा चल रही है, मैं आपको बताना चाह रहा हूं न्यूटन्स लॉ पे ही चर्चा चल रही है। और इस पर मोशन क्या पढ़ करके जाएंगे, मोशन ऑन लिफ्ट, मोशन ऑन लिफ्ट पढ़ करके जाएंगे। तो लिफ्ट में क्या केस होता है आपको पता है, लिफ्ट में 3 केस होता है, तीनों केस आप पढ़ करके जाइए, ठीक है बेटे। लिफ्ट ऊपर जा सकती है, नीचे जा सकती है, एक्सेलरेशन हो सकता है, या तो क्या कहते हैं एक्सेलरेशन 0 हो सकता है, इसको फ्री फॉलिंग भी कह सकते हो, या कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी से जाए ऑब्जेक्ट, ऊपर जाए चाहे नीचे जाए। तो आपको पता है कि इसमें जो वेट होता है, ऑपरेंट वेट आर होता है आदमी का, तो ऑपरेंट वेट इसमें क्या होता है बच्चों, mg प्लस ma। इसमें जब लिफ्ट ऊपर जाती है रिएक्शन तो ऊपर ही काम करेगा, ये कौन सा केस है, नीचे जाने वाला, तो ऑपरेंट वेट क्या हो जाएगा, mg माइनस ma। और इसमें अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होती है बच्चों, तो ऑपरेंट वेट mg के बराबर होता है, आभासी भार mg के बराबर होता है। लिफ्ट का एक केस और ही बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों, जैसे लिफ्ट का ये तार टूट जाए, तार टूट जाए, ये वाला जो तार है बेटे ये टूट जाए, ठीक है, तो इसको लिफ्ट क्या करेगी बोलो, लिफ्ट करेगी फ्री फॉलिंग। जब लिफ्ट फ्री फॉलिंग करती है तो एक बात यहां ध्यान से समझ लीजिए, ऑपरेंट वेट 0 आएगा। क्लियर, ऑपरेंट वेट का मतलब ये इसका आर,
आर वेट बताता है बच्चों, नॉर्मल रिएक्शन वेट बताता है। तो ये बात आपको क्लियर हो गई। इतनी सारी चीजें आप न्यूटन्स लॉ में जरूर पढ़ करके जाइए। बोलो बेटों, चमक रहा है। फिर क्या सीखेंगे बच्चों? वर्क, एनर्जी एंड पावर। यहां पहुंच गए। वर्क, एनर्जी, पावर में क्या क्या आपसे पूछा जा सकता है, इस पर हम लोग विचार करते हैं। ठीक है बेटों? चलने दो गाड़ी। वर्क, एनर्जी, पावर, इस पर क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है बेटे? सबसे पहले मैं आपको इसमें बताना चाहूंगा, वर्क तो आप पढ़ के जाइएगा थोड़ा बहुत, एनर्जी में दोनों थ्योरम पढ़ के जाइएगा। कौन कौन सा थ्योरम भोजू? क्या क्या थ्योरम पढ़ करके जाना है? एक तो थ्योरम ऑफ काइनेटिक एनर्जी, जिसको बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। चेंज वर्क डन बाय ऑल ऑफ द फोर्सेस, टोटल वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये जरूर पढ़ करके जाइएगा। दूसरा जो महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहता हूं, ये तो वर्क एनर्जी थ्योरम, दूसरा होता है पोटेंशियल एनर्जी थ्योरम, स्थितिज ऊर्जा प्रमेय। ये कार्य ऊर्जा प्रमेय, कार्य ऊर्जा प्रमेय, और वो हो गया स्थितिज ऊर्जा प्रमेय। ठीक है, एक होता है कार्य ऊर्जा प्रमेय, एक स्थितिज ऊर्जा प्रमेय। तो पोटेंशियल एनर्जी थ्योरम में आपको क्या पढ़ करके जाना है बेटा? ये जान लो, वर्क होता है माइनस या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी माइनस वर्क बाय कंजर्वेटिव फोर्स। ध्यान से समझ में आया? और स्थितिज ऊर्जा में जो परिवर्तन होता है कंजर्वेटिव फोर्स अर्थात संरक्षी बल द्वारा किए गए कार्य के बराबर होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी थ्योरम डी यू इज इक्वल टू माइनस डी डब्ल्यू, या यहां से सब कचड़ा सॉल्व कर दिया जाए, माइनस डी एक्स हो जाएगा बच्चों, माइनस डी यू बाई डी एक्स। ये जरूर पढ़ करके जाना, इस पर सवाल बनता है बेटो, आता भी है। तो एफ इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स, मतलब निगेटिव जो स्लोप होता है यू एक्स कर का, निगेटिव स्लोप फोर्स के बराबर होता है। यू एक्स कर का निगेटिव स्लोप फोर्स के बराबर होता है। बोलो बच्चों, समझ गए? यू एक्स कर का निगेटिव जो स्लोप होता है वो फोर्स के बराबर होता है। बात समझ में आ गई? या यहां से बच्चों इस तरह से मिल सकता है, डी यू बराबर माइनस एफ डी एक्स, इंटीग्रेट कर देंगे तो माइनस एफ डी एक्स। इस पर भी सवाल आप दिमाग में रख लीजिए। ये दो चीजें आप जरूर पढ़ करके जाएंगे। और तीसरा जो है पावर, भी मैं आपको बता दूं, जो एकदम खास खास है बच्चों, बिल्कुल हीरा जैसा, जो एकदम महत्वपूर्ण है, क्योंकि पूरा नहीं पढ़ाना है आपको, इंपॉर्टेंट चीजें अभी समय कम है, पढ़ करके जाना है, बहुत ही महत्वपूर्ण जोरदार चीजें बेटे हो। तो मैं तीसरी बात कर रहा हूं वर्क एनर्जी पर ही बच्चों, हम लोगों को क्या पढ़ के जाना है? पावर। तो पावर का फार्मूला W बाई टी याद कर सकते हैं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, बाई टी याद कर सकते हैं बेटे, mgh बाई टी याद कर सकते हैं, हाफ mv स्क्वायर बाई टी याद कर सकते हैं। बहुत ही जो भी फार्मूला समझ में आए, जहां जैसा जरूरत समझ में आएगा। ज्यादातर सवाल बच्चे आपको जो मिलने की संभावना है वो mgh बाई टी, ये जैसे पानी चढ़ाना है, मशीन लगी है, आदमी खुद दौड़ करके ऊपर चढ़ता है, इस तरह के सवाल का अभ्यास करके आप जाएंगे तो आपको मैक्सिमम सवाल इससे मिलेगा, mgh बाई टी से आप पढ़ करके जाएंगे। बात आपको समझ में आ रही है? आप बहुत ही मजेदार हो, मस्त हो। तो हम लोग अब कहां पहुंच गए बेटे? रोटेशनल मैकेनिक्स को टच मत करना, एनडीए के लिए रोटेशनल मैकेनिक्स अभी टच मत करो। अब हम पहुंच गए कहां बेटे? यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण में पहुंच गए बेटा, यहां पहुंच गए। ठीक है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन में। तो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण में बच्चे सबसे पहले आप जरूर पढ़ के जाना, न्यूटन्स लॉ तो पढ़ना ही है।
ठीक है ना। और दूसरा न्यूटन्स लॉ में मैं बता दूं कि जो फोर्स होता है ग्रेविटेशनल, वो बहुत सबसे वीकेस्ट फोर्स है। सबसे वीकेस्ट फोर्स बच्चों, ग्रेविटेशनल फोर्स की बात चल रही है, ये आप लोग जानते हैं, कोई बबलू नहीं है। ग्रेविटेशनल फोर्स, दिस इज द वीकेस्ट फोर्स बेचे। वीकेस्ट का मतलब सबसे कमजोर बल होता है। अच्छा, दूसरी बात, नॉट डिपेंडेंट मीडियम, इसके बीच, हाँ ये सबसे ज्यादा जरूरी चीज आप पढ़ के आइए। नॉट डिपेंड मीडियम बिटवीन टू, इनके बीच के जो मीडियम है इस पर डिपेंड नहीं करता है। इसके बाद बच्चों क्या पढ़ के जाना है, जी के बारे में। जी एम ई अपान आर ई स्क्वायर, ये रिलेशन पढ़ के जाना। जैसे कोई प्लानेट होगा, कंपेयर कराएगा, इसको भी मैं एक फार्मूला, एक सवाल करा देता हूं इस पर। जी इज इक्वल टू जी एम ई बाई आर ई स्क्वायर पढ़ करके जाना है आपको। फिर इसमें रिलेशन आता है डेंसिटी का, 4/3 पाई, 4/3 यहां लिख देंगे, मास इंटू डेंसिटी करते हैं, चल तो तुम्हारे सामने कर देते हैं। वॉल्यूम को क्या लिखोगे, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम अपान आर ई स्क्वायर। तो जी क्या हो जाएगा बच्चों, 4/3 पाई जी आर ई रो। तो जी प्रोपोर्शनल टू रो, एक रिलेशन ये भी महत्वपूर्ण होता है, जी डेंसिटी के प्रोपोर्शनल में चलती है बेटे। क्लियर हो गया। क्या क्या चीजें आपसे पूछ सकता है वो बातें चल रही हैं, और ये आप जरूर पढ़ना बेटा। फिर क्या आएगा, जैसे एग्जाम्पल मैं आपके को देता जा, जैसे अर्थ की बात करते हैं। अर्थ पर जी की वैल्यू आप लोग जानते हो, जी एम आई अपान, अब ये दूसरे प्लानेट पे पहुंच गए, ठीक है, एक दूसरे प्लानेट पर, इसका रेडियस पृथ्वी का 2 गुना है, ठीक है, और मास भी 2 गुना, चलो मास रेडियस दोनों 2 गुना है, तो इस पर जी की वैल्यू पूछेगा एक दूसरे प्लानेट पर। ऐसा सवाल आपने किया होगा, बहुत कठिन नहीं है, आप रिवाइज करके जाइए। बहुत आईआईटी जेई का पढ़ने से एनडीए में कोई लाभ होने वाला नहीं है बच्चों। तो जी डैश क्या होता है बोलो, यहां से जी की वैल्यू हम क्या लिखेंगे, जी एम ई अपान आर ई स्क्वायर। जी मास ट्वाइस ऑफ मास रेडियस 4 आर ई, इतना मास्टर ब्लास्टर बैटिंग तुमने देखा सुना नहीं होगा। देखो 2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा G/2। अगर जी की वैल्यू जो रख दो वो 9.8 रखो, 10 रखो, जो वैल्यू दिया रहेगा ऑप्शन में करेंगे। एक ये सवाल पढ़ करके जाना बेटे, एकदम मास्टर ब्लास्टर, भूलना नहीं, उखड़ना नहीं, चिल्लाना नहीं, फोर्स में जा रहे हो। एक तो और क्या पूछेगा, वेरिएशन इन जी बेटा, वेरिएशन इन जी। जी में क्या वेरिएशन आएगा, जी कैसे कैसे वेरी करता है, क्लियर बेटा। जी का वेरिएशन कैसे आएगा, इस बात पर बात आ सकती है। तो तुमको सब पता है बेटों कि हम लोग जब इक्वेटर है तुम्हारा, ये यहाँ पे विषुवत रेखा से पोल पे जाते हैं, ये पोल, तो जी की वैल्यू घटती है, पोल पे जी की वैल्यू ज्यादा होती है। कहाँ कैसा होता है, रोटेशन का इफेक्ट पोल पे नहीं पड़ता, घूमने का इफेक्ट, अगर पृथ्वी घूमती है तो पोल पर जी का प्रभाव नहीं पड़ता, मौज हो गई। और दूसरी बात ये, तीसरी बात, ऊपर जाने पे भी घटता है, नीचे जाने पे घटता है। जब हम ऊपर जाते हैं फार्मूला ये याद करेंगे, जी डैश अपान जी, जी डैश अपान जी, आर ई अपान आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर, ये ऊपर जाने पर। जब नीचे जाते हैं जी डैश अपान जी, आर ई माइनस एच अपान आर ई, ये फार्मूला याद कर लेना। तो कितना ऊपर जाएंगे, आधा तिहा क्या हो जाएगा, इस पर सवाल अभ्यास करके जाना बेटे। जी का वेरिएशन को जरूर पढ़ करके जाइए, मौज करिए, मस्त रहिए, टनाटन रहिए। अब हम पहुंच गए बेटो फ्लूइड मैकेनिक्स में। कहां पहुंच गए, फ्लूइड मैकेनिक्स। क्लियर, देखो फ्लूइड मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स में पहुंच गए बेटा। तो फ्लूइड मैकेनिक्स में अगर हम पहुंच गए तो इसमें सबसे पहले क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, प्रेशर किस पर डिपेंड करता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जरूर पढ़ करके जाइएगा। उसके बाद की बात आती है जैसे डेंसिटी, डेंसिटी होता है मास अपान वॉल्यूम। अब डी मिक्स क्या हो जाएगा, मिक्सचर का डेंसिटी, मिश्रण का घनत्व,
जरूर पढ़ करके जाना। देखो m1 m2 बाई v1 प्लस v2, तो m1 v1 m2 v2 इसको लिखेंगे m बराबर v1 d1 v2 d2 अपान v1 प्लस v2, ये d मिक्स आएगा। अब d1 बराबर d2 नहीं लेना बेटा, v1 बराबर आयतन बराबर अगर ले लो v1 बराबर v2 जैसे वेलोसिटी वाला बताए थे, तो आपका आएगा d1 प्लस d2 बाई 2। अगर वॉल्यूम बराबर होगा तो ये लगाना है, और मास बराबर होगा m1 बराबर m2 ले लेंगे, तब d मिक्स आएगा 2d1 d2 बाई d1 प्लस d2। ये डी मिक्स जरूर याद कर लेना बेटे। पानी का रिलेटिव डेंसिटी एक होता है, खोपड़ी में रख लेना। हाय रे हाय, हाय रे हाय न करना वहां एग्जाम में, ठीक है। ये डी मिक्स हो गया 2d1 d2 अपान d1 प्लस d2। ये कब लगाना है, ये कब लगाना है, ये आप बात समझ गए। ये चल रहा है फ्लूइड मैकेनिक्स, और क्या क्या पढ़ करके जाना है, कैसे पढ़ करके जाना है, ये बात आप समझ गए होंगे। तो d1 d2 बाई 2 d1 d2 बाई ये पढ़ करके जाना, इस पर एक दो सवाल लगा के जाना। तो वाटर का रिलेटिव डेंसिटी की बात चल रही थी, रिलेटिव डेंसिटी, सापेक्ष घनत्व, आपेक्षिक घनत्व, जो भी बोलो बेटा, आपेक्षिक घनत्व, इसी को विशिष्ट गुरुत्व भी कहते हैं। ये सब याद कर लेना, विशिष्ट गुरुत्व। विशिष्ट गुरुत्व का मतलब होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। विशिष्ट गुरुत्व का मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी, दोनों के डायमेंशन नहीं होते, एकदम खोपड़ी में रख लो। रिलेटिव डेंसिटी स्पेसिफिक ग्रेविटी के डायमेंशन नहीं होते। आरडी क्या होता है, डेंसिटी ऑफ वस्तु अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। बबलू, वस्तु का घनत्व बटे पानी का घनत्व, रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ वाटर जान लो, ये हमेशा एक होता है। पानी का आरडी 1 होता है, बाकी का पानी का रिलेटिव डेंसिटी, डेंसिटी तो 1000 होता है। भोजू चमक रहा है ये सब। कुछ पास्कल लॉ को भी पढ़ करके जाना, थोड़ा सा पास्कल लॉ, मैं उतना चर्चा नहीं कर पाऊंगा यहाँ। पास्कल लॉ को पढ़ना, और आर्किमिडीज प्रिंसिपल, बेटे मेरे कुछ वीडियोस देख लो, आर्किमिडीज प्रिंसिपल को पढ़ करके जाना। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ऑपरेंट वेट कैसे होता है, तैरने का क्या सिद्धांत, आइस मेल्ट करती है, आइस के अंदर एयर बबल है, आइस के अंदर कार्क है, ये सब मैंने होलसेल में पढ़ाया है, ये सब पढ़ करके जाना। बोलो बेटा। फिर एक बात और कि फ्लो ऑफ लिक्विड का भी कंसेप्ट इसमें पढ़ करके जाना। फ्लो ऑफ लिक्विड में क्या क्या आपसे पूछ सकता है बेटो। फ्लो ऑफ लिक्विड में जैसे बर्नौलीज थ्योरम बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, मैग्नस इफेक्ट। फिर एक बात और आप समझ सकते हो, थोड़ा सा मेरे हिसाब से कम आएगा लेकिन आ सकता है, स्टोक लॉ और टर्मिनल स्पीड, सीमांत चाल, स्टोक्स लॉ। और इतना पढ़ते रहिए। तब से मैं दूसरा वीडियो इंपॉर्टेंट आज ही लेकर के आ रहा हूं। ये इंपॉर्टेंट वीडियो का सेक्शन 1 है, विनय सर का गिफ्ट पूरे भारत के बच्चों को एनडीए के एग्जाम के लिए। धन्यवाद, जय हिंद।